डियर स्टूडेंट्स, मेरा अचुमा सिंगल। हमारा जो चैप्टर चल रहा था पार्टनरशिप का, उसका नाम क्या था? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो मैंने आपको बताया था कि फर्म का जब डिसॉल्व होता है तो हम क्या प्रोसीजर अपनाते हैं कि जनरली हम क्या करते हैं कि फर्म की जितनी भी असेट्स है उसको सोल्ड करते हैं, जो पेमेंट आता है, जो जो पैसा है उससे हम क्या करेंगे? लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे। तो उसके लिए अपन एक मेन अकाउंट बनाते थे जिसकी हम बात कर रहे थे रियलाइजेशन अकाउंट की। तो रियलाइजेशन अकाउंट के लिए मैंने आपको कुछ स्टेप्स बताई थी कि पहली स्टेप क्या थी। सबसे पहले हम क्या करेंगे? फर्स्ट, closed all assets accounts जो कि ओपन इन बैलेंस शीट। तो हमने स्टेप फर्स्ट में क्या पढ़ा था कि जितनी भी असेट्स हैं, मतलब जिनके अकाउंट क्या करें खुले हुए, तो उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी बताया था कि एक्सेप्शन में क्या था? कैश नहीं लेते, बैंक नहीं लेते, और एक हमारे पास जो इक्विटी एसेट्स थी या डेफर, कुछ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, उनको नहीं लेते। फिर हम बात किसकी कर रहे थे? लायबिलिटी की। तो स्टेप 2 में हम बात कर रहे थे लायबिलिटी को क्लोज करेंगे, असेट्स को सोल्ड करेंगे, फिर लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे। लास्ट में जो रिमेनिंग बचेगा वो पार्टनर्स में क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर लॉस होगा तो रिकवर कर लेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से, प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स में दे देंगे। प्रॉफिट कब होता है? जब हमारे पास असेट से अमाउंट ज्यादा रिलाइज हो, लायबिलिटी का कम पेमेंट करना है, तो जो रिमेनिंग बचेगा वो क्या कहलाएगा? हमारा प्रॉफिट कहलाएगा। तो एक एग्जांपल लेके हमें, बहुत ही अच्छा और इजी एग्जांपल है। इस एग्जांपल से हमारे 90% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि जैसे हम इस एग्जांपल में जो रिलेशन अकाउंट बनाएंगे, तभी हम इसमें रिलेशन अकाउंट बना रहे हैं। बाकी अदर जो अकाउंट बनाएंगे वो नेक्स्ट एग्जांपल में सीखेंगे। तो यहां हम बात कर रहे थे तरुण एंड वरुण की, दो पार्टनर्स है तरुण और वरुण। डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, मतलब उन्होंने डिसाइड किया फर्म को क्या करने का? डिसॉल्व करने का। द बैलेंस शीट एज एट 31st December 2015 was as follows। मतलब यहां पर हमको बैलेंस शीट दे रखी है 31st December 2015 की। तो बैलेंस शीट में क्या दे रहा है कि क्रेडिटर्स 1,20,000, बीपी 20,000, जनरल रिजर्व 30,000, वरुण लोन। वरुण लोन का मतलब कि वरुण कौन है? इट इज अ पार्टनर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म एंड वरुण क्या कर रहा है? प्रोवाइड लोन 10,000 टू फर्म। कि वरुण ने क्या किया? पार्टनरशिप फर्म को 10,000 का लोन प्रोवाइड कराए। कैपिटल्स दे रखी तरुण और वरुण की। तरुण की कितनी? 4 लाख एंड वरुण की कितनी? 2 लाख। तो कितने लाख हो गई? 6 लाख। फिर कैश इन हैंड दे रखा है डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, मशीन, बिल्डिंग्स। ये तो हमारी बैलेंस शीट होगी। अब नीचे की इंफॉर्मेशन है, दे डिसाइडेड प्रॉफिट इक्वली, मतलब उन्होंने डिसाइड करा था कि प्रॉफिट को किस बांटेंगे? इक्वली। असेट्स वर रियलाइज एज फॉलोज। रियलाइज का मींस क्या होता है? रियलाइज का मतलब होता है वसूल होना। वसूल होने का मतलब कि अगर हम किसी एसेट्स को बेच रहे हैं तो उससे जो पैसा आ रहा है, इट्स कॉल्ड क्या कहलाता है? रियलाइज। जो हमारे डेटर्स है उससे कितना रियलाइज हो रहा है? 84,000। और स्टॉक से कितना हो रहा है? 3,60,000। मशीनरी से कितना हो रहा है? 2,24,000। बिल्डिंग से 1,20,000 एंड पेड टू क्रेडिटर्स ऑन 5% डिस्काउंट ऑन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब कि जो भी हमारे क्रेडिटर्स थे उसको हम 5% डिस्काउंट पे पूरा पैसा चुका देंगे। तो 5% डिस्काउंट का मतलब कि 5% कम पे करना पड़ेगा। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसिव 6,000 पेड। मैंने आपको बताया था कि जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो फर्म क्या करती है? कुछ प्रोसीजर करती है, कुछ लीगल एक्सपेंसेस भी करेगी, असेट्स को बेचने के लिए कुछ खर्चे भी करती है। इट्स कॉल्ड क्या कहलाते हैं? डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस या रियलाइजेशन एक्सपेंस, जो कितने हैं? 6,000। और ये या तो फर्म पे करती है फिर पार्टनर। फिर आता है हमारे पास प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। हम यहाँ पे कौन सा अकाउंट बनाएंगे? रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट में पर्टिकुलर्स अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो हमारी स्टेप फर्स्ट अपनाएंगे कि हमारे पास जितनी भी असेट्स उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ले जाएंगे। तो हमने पढ़ा था कि असेट्स का जनरली जो बैलेंस होता है वो डेबिट होता है, तो उसको क्लोज करते समय क्रेडिट करेंगे नहीं करेंगे। तो हमने एंट्री पास क्या की थी? रियलाइजेशन अकाउंट दिया टू सन्ड्री असेट्स। तो ये रियलाइजेशन की 2 में जाएगी, बैंक में तो 2 में जाएगी, क्योंकि हमने जनरल में उसको क्रेडिट किया है, लेजर बनाते समय डेबिट। कौन सी साइड है हमारी? डेबिट। तो कौन से साइड नहीं जाती? कैश नहीं जाती, डेटा जाती, हाँ स्टॉक जाती, फर्नीचर जाता है, मशीन जाता है, बिल्डिंग जाता है।
तो कैश के अलावा सारी एसेट्स जाएंगी, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू डेटर्स अकाउंट कितने का है, 1 लाख का। फिर टू स्टॉक अकाउंट कितने का है, 4 लाख। टू फर्नीचर अकाउंट कितना है, 10,000। टू मशीनरी अकाउंट 2,80,000। टू बिल्डिंग तो ये हमारे जितनी भी असेट थी हमने इसको क्लोज कर दिए। अब हम कौन सी साइड में जाएंगे, लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटीज का मतलब कि क्रेडिटर्स भी, डीपी भी है, ये हमारा क्या है, जनरल रिजर्व, ये पार्टनर्स लोन है और कैपिटल से। तो मैंने आपको बताया था कि जनरली हम लायबिलिटीज वो वाले ट्रांसफर करते हैं जिनका फर्म के थर्ड पार्टी से रिलेशन होता है, मतलब जिनका पार्टनर फर्म से रिलेशन होता है उसको हम कभी भी रिलेशन अकाउंट में नहीं डालते। जैसे पार्टनर्स कैपिटल हो गया, पार्टनर्स लोन हो गया, या पार्टनर से रिलेटेड जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, जैसे जनरल रिजर्व्स हो गया या जितने भी अदर रिजर्व्स हैं, तो वो हम कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं डालते। लेकिन अपने एक पढ़ा था प्रोविडेंट फंड, तो प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉइज का होता है ना कि पार्टनर्स का होता है, तो प्रोविडेंट फंड को हम लायबिलिटी मानते हैं। लेकिन यहाँ नहीं दे रखा है, यहाँ पे जनरल रिजर्व दे रखा है, पार्टनर्स लोन और कैपिटल से, इन तीनों को हम कभी भी रियलाइजेशन में नहीं डालेंगे। ओनली कौन से डालेंगे, क्रेडिटर्स और बीपी। तो जब हम लायबिलिटीज की बात करते हैं तो लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस है, तो क्लोज करते समय डेबिट करेंगे, तो उसके एंट्री क्या करेंगे, सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डियर टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट की कौन सी सेल में चली जाएगी, बाय में। तो बाय में क्या लिखेंगे, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट और बाय बिल्स पेबल। तो हमारे पास जो क्रेडिटर्स हैं कितने के, 1,20,000 के। एनबीपी कितना है, 20,000। तो हम क्या कह रहे हैं, the other 2 steps are completed। हमारी जो 2 स्टेप क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब हम बात करेंगे उसके बाद हम बात करेंगे एसेट से जो पैसा रिलाइज हो रहा है। अब यहाँ पर डेटर से कितना हो रहा है, 84। एक ध्यान रखना कि इस पे फोकस नहीं करना है। यहाँ पर हम बात करें, इस पे फोकस नहीं करना है कि बैलेंस शीट जो दे रखी थी, बैलेंस शीट में डेटर्स थे 1 लाख की, और जो रिलाइज हो रहे हैं वो है 84,000। तो इसका मतलब 16,000 का क्या है, लॉस। तो हम क्या बोलेंगे, इट इज नॉट ए लॉस, मतलब ये लॉस नहीं है, इसको हम लॉस नहीं मान रहे। लॉस नहीं मान के हम 16,000 का कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, जो 1 लाख से डेटर्स अकाउंट ओपन था उसको हमने क्लोज कर दिया। अब हमारी बुक से डेटर्स खत्म, मतलब अकाउंट बंद हो गया ना, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, रिलाइज की एंट्री करेंगे। तो इसलिए हमें डिफरेंस में नहीं जाना है कि भैया सर बैलेंस शीट में तो 1 लाख था और रिलाइज हो रहा है 84,000, तो 16,000 रुपए का लॉस आ रहा है, तो आप सही नहीं कर रहे हो। तो 16,000 रुपए का लॉस ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट का जो नेचर है वो किसकी तरह होता है, नॉमिनल अकाउंट। तो यहाँ पर 1 लाख से आ रहे डिटेल्स डेबिट साइड में, और जब अपन असेट्स को बेचेंगे तो बाय साइड में दिखाएंगे। तो 16,000 का ऑटोमेटिक वो रिलेशन की कहां में चला गया, डेबिट। तो ऑटोमेटिक सेटअप हो जाएगा। तो आपको इस चीज पे फोकस नहीं करना है, आपको तो डायरेक्ट ही क्या करना है, जो भी पैसा रिलाइज हो रहे हैं। अब हमने क्या पढ़ा था कि जब हम असेट्स को सोल्ड करते हैं या तो कैश में या फिर कोई पार्टनर लेते हैं, तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं कह रहा है, तो ये मानना है कैश में, क्योंकि रिलाइज का मतलब पैसा वसूल होगा तो कैश में होगा। तो हम क्या लिख देंगे, बाय कैश अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देंगे असेट्स रियलाइज्ड। यहाँ पे बात किसकी हो रही, डेटर्स की। तो डेटर्स से कितना हो रहा है, 84,000। फिर बात किसकी हो रही, स्टॉक से। तो स्टॉक से कितना रियलाइज हो रहा है, 3,60,000। तो हम स्टॉक की बात करेंगे, 3,60,000। फिर हम बात किसकी करेंगे, मशीनरी। तो मशीनरी से कितना हो रहा है, तो यहाँ बात किसकी हो रही है, मशीनरी। तो मशीनरी से हो रहा है 2,24,000। फिर बिल्डिंग से कितना रियलाइज हो रहा है, 1,20,000। जोड़ के लिख दो, हाउ मच द अमाउंट, ये आ जाएगा ओवरऑल टोटल 7,88,000। तो ये हो गई थी हमारी
लायबिलिटी साइड, तो हमने लायबिलिटी साइड को जब सोल्ड किया तो उनसे हमारे पास पैसा किस किस से रिलाइज हो रहा है, डेटर से, स्टॉक से, मशीनरी से और बिल्डिंग से। मैंने इसमें एक नोट भी लिखा था कि अगर मान लो कि किसी असेट से कोई पैसा रिलाइज के बारे में कुछ नहीं करे तो हम ये मान के चलेंगे कि उस असेट से जो पैसा रिलाइज हुआ है वो नील हुआ है। जैसे मान लो यहाँ पर हमारे पास डेटर्स भी था, स्टॉक भी था, फर्नीचर भी था, मशीनरी भी थी और बिल्डिंग भी थी। लेकिन यहाँ पर स्टॉक तो दे रखा है, मशीनरी दे रखी है, बिल्डिंग दे रखी है, लेकिन फर्नीचर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। तो हम ये मान के चलेंगे कि फर्नीचर जो पैसा रिलाइज हो रहा है वो जीरो है। मैंने नोट भी लिखा था कि अगर किसी असेट्स से कोई रिलाइज अमाउंट नहीं दे रखा है तो हम ये मान के चलते हैं कि उस असेट से जो पैसा रिलाइज होगा वो क्या होगा, हमारा जीरो होगा। अब उसी तरह हम क्या करेंगे, लायबिलिटीज का पेमेंट करेंगे। अब लायबिलिटीज दो थी हमारी जिसका पेमेंट करें रियलाइजेशन के थ्रू, क्रेडिटर्स और बीपी। लेकिन यहाँ पे तो कह रहा है कि भी क्रेडिटर्स को हम 5% डिस्काउंट अलाउ करें, लेकिन बीपी के बारे में कुछ नहीं करें। तो मैंने नोट लिखा था कि अगर किसी लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं कर रहा है तो हम ये मान के चलते हैं उसका हमें फुल्ली पेमेंट करना है। ये दिमाग में बिठा लेना, ये मत मानना कि बीपी का पेमेंट ही नहीं करेंगे, क्योंकि सवाल में कुछ नहीं कह रहा है। तो बीपी इज ए लायबिलिटी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब कुछ नहीं कह रहा है तो हम ये एजम्पशन मानेंगे कि भैया वो सामने वाला व्यक्ति कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा है, पूरा पैसा चाहता है, तो हम बीपी का पूरा पैसा देंगे। समझ में आ रही है बात। तो अब बात किसकी हो रही है, क्रेडिटर्स की। क्रेडिटर्स हम क्या कर रहे हैं, 5% डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं। तो 5% जब डिस्काउंट अलाउ करें तो हमारे पास क्रेडिटर्स कितने के थे, 1,20,000। तो 1,20,000 का 5% निकालो, 6,000 आ गया। तो जैसे ही हम 1,20,000 में से माइनस कितना करेंगे, 6,000, तो हमारे पास 1,12,000 आ जाएगा। तो हम पेमेंट करेंगे तो पेमेंट कौन सी साइड में जाएगा, टू साइड में, क्योंकि एंट्री आती है रिलेशन अकाउंट या टू कैश या बैंक अकाउंट, पैसा जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, टू कैश अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, लायबिलिटी पेड। लायबिलिटी में क्या क्या पे करेंगे, क्रेडिटर्स और बीपी। तो क्रेडिटर्स 1,12,000 है और हमारा जो बीपी था, बीपी तो पूरा पैसा चुकाएंगे 20,000 का, तो 1 लाख कितना हो जाएगा, 32,000। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखिए और हम उसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कीजिए। अब बात किसकी हो रही है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का मतलब कि यहाँ पे हम जो पेमेंट करेंगे वो कितने का करेंगे, 6,000 का पे करेंगे, नहीं करेंगे। तो जैसे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 6,000 की पे करेंगे तो आपको कोई पार्टनर तो चुका नहीं रहे, हम चुका रहे, तो टू कैश अकाउंट और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना हो रहा है, 6,000। हो गया। तो हमारी सारी स्टेप्स कंप्लीट हो गई कि हम हमारे पास जो असेट्स थे हमने उसको क्लोज कर दिया, लायबिलिटी को क्लोज कर दिया, असेट्स को बेचने से जो पैसा रियलाइज है वो लिख दिया, और जितनी भी हमारे पास लायबिलिटी थी उसका हमने पेमेंट कर दिया, और अगर कोई रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है उसका भी पेमेंट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे और चेक करेंगे कि प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है। प्रॉफिट या लॉस दोनों किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अब हम देख रहे हैं, तो यहाँ आप ये ध्यान रखना, बस फर्नीचर के बारे में कुछ नहीं कर रहा था तो ये मान के चले फर्नीचर का जो रिलाइज अमाउंट है वो जीरो है, लेकिन बीपी के बारे में कुछ नहीं कर रहा है तो बीपी का तो पूरा पैसा पे करना ही पड़ेगा। यहाँ पर हम बात कर रहे थे टोटल की, तो हमने रियलाइजेशन अकाउंट से जो टोटल लगाया तो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 10,10,000, क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 9,28,000। तो जो 9,28,000 आ रहे हैं तो इसका मतलब डेबिट साइड का टोटल ज्यादा और क्रेडिट का कम आएगा। मैंने आपको बताया था जब हम रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करते हैं और डेबिट का टोटल ज्यादा आता है क्रेडिट से, तो ये हमारा क्या कहलाता है, प्रॉफिट कहलाता है, सॉरी लॉस कहलाता है, क्योंकि ये हमारी एक्सपेंसिव साइड होगी, इनकम तो एक्सपेंसिव ज्यादा है, लॉस हो रहा है, लॉस कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इस तरुण और वरुण में। लेकिन दोनों किसके इक्वली पार्टनर्स हैं, तो लॉस कितना आएगा, कि यहाँ बात किसकी हो रही है, 10,10,000 और क्रेडिट साइड का टोटल है 9,28,000। तो जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना है, 42,000, सॉरी 82। तो 82,000 का डिफरेंस आ रहा है, और जब 82,000 का डिफरेंस आ रहा है तो दोनों में हम क्या करेंगे, इक्वली बांटेंगे। तो बाय के लिख देंगे, बाय लॉस ट्रांसफर, बाय लॉस ट्रांसफर टू तरुण, तरुण's कैपिटल और वरुण's कैपिटल।
तो अब बात किसकी हो रही है, तरुण्स की। तो तरुण्स कितना है हमारे पास और वरुण्स कितना है। तो जो तरुण्स का प्रॉफिट आएगा वो कितना आ जाएगा 41 और वरुण का भी कितना रहेगा 41। दोनों को जोड़ के कितना लिख देंगे 82,000 और हमारा जो टोटल है वो कितना आएगा 10,10,000। तो इस तरह हम क्या करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट को कंप्लीट करेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट बहुत इजी था, मैं गारंटी दे रहा हूँ अगर आपने इसको ध्यान से समझा तो आप इसको कभी नहीं भूलोगे। तो बहुत इजी है, अपन को करना कुछ भी नहीं है कि हमें फोकस करना है खाली बैलेंस शीट्स पे और नीचे जो इन्फॉर्मेशन दे रही है उसको। अब यहाँ पर ऐसा तो क्या नहीं रहा कि कोई एसेट्स किसी पार्टनर ने लिए, अगर पार्टनर लेता तो पार्टनर्स का नाम आ जाता। अभी हम क्या करें कि एसेट्स सीधी मार्केट में क्या करें सोल्ड करें, उससे जो पैसा रिलाइज हो रहा है क्या हो रहा है पैसा रिलाइज हो रहा है। तो वो कैश या बैंक में जाएगा, तो हमारे पास बैलेंस शीट में कैश है तो हमने कैश लिख दिया, अगर बैलेंस शीट में बैंक हो तो बैंक लिख सकते हैं। उसके बाद हम किसकी बात कर रहे थे लायबिलिटी साइड की। तो लायबिलिटी साइड का पेमेंट कर दिया, फिर हमने टोटल लगाया जो डिफरेंस है। अब डिफरेंस क्या रहा है 82,000। अब सवाल में क्या रहा है कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है वो इक्वली रेस में बांटेंगे। तो इसका मतलब 82 में अगर डिवाइड बाय 2 करते तो 41 तरुण का हो जाएगा और 41 किसका हो जाएगा वरुण का हो जाएगा। और ये कैपिटल में क्यों जा रहा है क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और हमने पढ़ा था जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम कौन सा अकाउंट मानते हैं फ्लेक्सिबिलिटी मानते हैं, उसमें एक अकाउंट मेंटेन करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसलिए किसमें जा रहा है कैपिटल अकाउंट में जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स हम एक और एग्जांपल लेके आए, बहुत ही इजी एग्जांपल है, बहुत ध्यान से समझना इसको कि ए एंड बी शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। मतलब यहाँ पे ए और बी दो पार्टनर हैं जो 3:2 में प्रॉफिट को बांटते हैं। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018 एज फॉलोस। बैलेंस शीट दे रखी, क्रेडिटर्स दे रखे, लायबिलिटी साइड में कैपिटल दे रखी ए और बी की, असेट्स में कैश एंड बैंक, डेटर्स लेस प्रोविजन। लेस प्रोविजन का मतलब कि हमने बात की थी कि हमारे जो डेप्टर्स होते हैं, तो डेप्टर्स कब राइज होते हैं जब वैन हम क्या करते हैं क्रेडिट सेल। हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि हमारी बुक्स में डेप्टर्स कब राइज होते हैं जब हम किसी कस्टमर को जो गुड्स सोल्ड करें वो किसमें करें क्रेडिट बेसिस में। तो जब कस्टमर को हम गुड्स क्रेडिट बेसिस में सोल्ड करें तो हमारे पास जो डेप्टर्स राइज हो रहे हैं कितना है 40,000। उसने तीन बताए थे, एक तो बताए थे गुड, एक बैड और एक होते हैं डाउटफुल। तो गुड का मतलब ऐसे डेटर्स जिनसे हमें पैसा मिलेगा ही मिलेगा, जो अच्छे डेटर्स है जो हमेशा पैसा देंगे। लेकिन बैड का मतलब क्या होता है कि कुछ डेटर्स ऐसे होते हैं या कुछ डेटा ऐसे होते हैं जिनसे पैसा रिलाइज होने की कोई संभावना नहीं होती, मतलब जिनसे पैसा रिलाइज नहीं हो रहा है। लेकिन डाउटफुल का मतलब मे और मे नॉट, कि मे का मतलब हो भी सकते हैं और मे नॉट का मतलब नहीं भी हो सकते। डाउट है हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, उसको हम क्या बोलते हैं डाउटफुल डेट्स। तो यहाँ पे हम जो प्रोविजन बना रहे हैं ना वो डाउटफुल का बना रहे हैं, क्यों क्योंकि बैलेंस शीट में हम वही डेटर्स शो करेंगे जिनसे एक्चुअल में पैसा रिलाइज हो रहा है। तो उसका मतलब 40,000 में से हम जो हमारा 1,800 है उसको हम क्यों लेस करें क्योंकि इसमें से 1800 ऐसे डेटर्स लग रहे हैं जिनसे पैसा रिलाइज होने की कोई संभावना नहीं, हो भी सकते हैं और नहीं। प्रोविजन बना रहे हैं, ये प्रोविजन किसका बन रहा है डाउटफुल का। एक्चुअल में बैलेंस शीट में कितने रिलाइज हो रहे हैं 38,200। तो जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो मैंने आपको बताया भी था कि अगर हम किसी असेट्स पे कोई प्रोविजन लेके चलते हैं तो जब हम असेट्स पे प्रोविजन लेके चल रहे हैं तो असेट्स का अकाउंट तो 40,000 से खुला हुआ है और प्रोविजन का अकाउंट कितने से खुला हुआ है 1800 से। तो जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो दोनों का ट्रीटमेंट करेंगे, मतलब असेट्स को ग्रॉस वैल्यू पे दिखाएंगे और जो प्रोविजन था उसको भी क्लोज करेंगे। ध्यान रखना अगर अपन डेटर्स को 38,200 दिखा देंगे हमारा आंसर तो सही आ जाएगा, लेकिन हमारा जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो गलत होगा। इसलिए हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते समय जब असेट्स को क्लोज करेंगे तो डेटर्स की जो ग्रॉस वैल्यू वो कितनी है 40,000 और प्रोविजन है जो 1800 वो कौन से साइड में चला जाएगा बाय में। हमने इसकी एंट्री बताई थी कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट हियर टू रियलाइजेशन अकाउंट, जो रियलाइजेशन के कौन से साइड में चला जाएगा बाय में चला जाएगा। फिर आएगा स्टॉक मशीनरी लैंड एंड बिल्डिंग, तो खाली कैश को छोड़ के जितनी भी एसेट्स है वो कहां चली जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट में। फिर बात करें पार्टनर्स, मतलब पार्टनर्स डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, मतलब पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि फर्म को डिसॉल्व कैसे करेंगे। ऑन द अबाउट डेट असेट्स रियलाइज एज फॉलोस। अबाउट डेट का मतलब कि जिस तारीख को हमने फर्म को डिसॉल्व किया तो उससे असेट्स से कितने रियलाइज हुए स्टॉक से 45,000, मशीनरी से 20% लेस देन बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब बैलेंस शीट में जो वैल्यू थी इट्स कॉल्ड क्या कहलाती बुक वैल्यू। तो हमारी जो मशीन थी उससे 20% कम, तो मशीनरी कितनी थी 40,000 की। तो 40,000 का अगर अपन 20,000 निकाले हैं तो कितना आता है 8।
प्लस 8,000, तो 8,000 कम आ रहे हैं, उसको लेस करके कितना जाएगा 32,000, तो 32,000 आ रहे नहीं आते, तो उसका मतलब मशीन से रिलाइज कितने हो रहे 32,000। फिर बात किसकी हो रही है डेटर्स की, तो 35,000 लैंड एंड बिल्डिंग, 30,000 मोर देन द बुक वैल्यू, मोर देन का मतलब जो बुक वैल्यू दे रखी है उससे 30,000 पे ज्यादा, तो लैंड एंड बिल्डिंग की बुक वैल्यू कितनी है 1,20,000, इसमें प्लस जैसे हम 30,000 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1,50,000, क्योंकि सवाल में क्या लिखा है मोर देन लिखा है, तो मोर देन का मतलब होता है ज्यादा, कि एक 20 से जैसे ही हम प्लस क्या कितना करेंगे 30, तो यहाँ पे 1,00,000 कितना आ जाएगा 50,000 आ जाएगा। फिर यहाँ पर एक्सेप्ट 5% लेस, कि जो क्रेडिटर्स थे वो एग्री हो गए 5% कम लेने में, तो हमारे पास बैलेंस शीट में जो क्रेडिटर्स हैं वो कितने 20,000 के, तो 5% कम का मतलब कि जो ये क्रेडिटर्स शो हो रहे हैं 20,000 से, जैसे हम इसका 5% निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1,000, तो जैसे हम 20,000 में से 1,000 लेस करेंगे तो अब एक्चुअल में हमें पे कितना करना है 19,000, मतलब हमें 19,000 का पेमेंट करना है क्रेडिटर्स को, क्योंकि सवाल में क्या इन्फॉर्मेशन है कि ये जो एग्री हो गए टू एक्सेप्ट 5% लेस, मतलब 5% कम पर। फिर बात किसकी हो रही है एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन ऑफ असेट्स, अमाउंट टू 1200, मतलब असेट्स को रियलाइज करते समय हमने जो खर्चा किया वो कितना हो रहा है 1200। मैंने आपको बताया था जब फर्म को हम डिसॉल्व करते हैं, मतलब फर्म को जब सोल्ड करते हैं तो कुछ खर्चे करते नहीं करते, तो फर्म से पैसा वसूल करते समय हमने 1200 की खर्चे की, हमें क्या करना है रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, तो सिंपल सवाल है बहुत। ये हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होगी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे असेट्स को टू साइड में लिखेंगे, तो जितनी भी असेट्स हैं तो सबसे पहले क्या है डेटर्स अकाउंट, फिर स्टॉक अकाउंट, कैश कैश पेमेंट को छोड़ देंगे टू मशीनरी अकाउंट, और टू क्या कर देंगे लैंड एंड बिल्डिंग्स, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। तो कहने का मतलब जितनी भी असेट्स उसको हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया रिलाइजेशन अकाउंट में। तो जो डेटर्स है, अब डेटर्स में से देखा जाए तो बैलेंस शीट में डेटर्स कितने सो रहे 38,200, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि वैसे एक्चुअल में हमने जो अकाउंट खोला था वो तो 40,000 से खोला था, क्योंकि ये तो 1,800 वो है जिसमें हम क्या बना रहे हैं प्रोविजन बना रहे हैं कि पैसा आ भी सकता है और नहीं भी, तो इसलिए हम डेटर्स को कितने से शो करेंगे 40,000 से। अब जो हमने इसमें प्रोविजन बनाया वो कौन से साइड में चला जाएगा बाय में, तो बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितने से 1,800 से, ठीक है। अब बात किसकी हो रही है स्टॉक की, तो स्टॉक कितने का था हमारा यहाँ पे ये था, और मशीनें कितनी थी 40,000, लैंड एंड बिल्डिंग कितना था 1,20,000, तो ये हो गई एसेट सारी। अब हम लायबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे, लायबिलिटीज में क्या रहा है बाय क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितनी की लायबिलिटी थी 20,000, तो जब 20,000 की लायबिलिटी थी तो बाय साइड में चली जाएगी बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, और बाकी पैसा जो रिलाइज हो रहा है असेट से कैसे कैसे रिलाइज हो रहा है वो लिखेंगे, तो असेट से जो पैसा रिलाइज होगा तो बाय किसमें चला जाएगा बैंक अकाउंट। मैंने आपको एंट्री भी बताई थी कि जब हम असेट्स को बेचते हैं तो कैसे बैंक अकाउंट या टू रिलेशन अकाउंट, तो स्टॉक से कितना हो रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे स्टॉक से 45,000, फिर बात किसकी हो रही मशीन, अभी हमने देखा था मशीन से 20% कम आ रहा है तो कितना रहेंगे 32,000, फिर बात किसकी कर रहे थे डेटर्स की, डेटर से रिलाइज कितने रहे 35,000, फिर अब बात किसकी करेंगे लैंड एंड बिल्डिंग की, तो लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग से कितने रिलाइज हो रहे हैं 30,000 मोर, मतलब 1,50,000, 30,000 मोर का मतलब
कि यहाँ पे जो बुक वैल्यू दे रखी है उससे 30,000 पे ज्यादा है, तो बुक वैल्यू कितनी थी 1 20, उसमें 30,000 जोड़ के कितना हो गया 1,50,000। तो ये हमारी जितनी भी असेट्स थी यूटिलाइज हो गई। तो असेट्स कौन कौन सी थी, स्टॉक, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग और डेटा, चारों आ गई। तो मैंने आपको बताया था अगर नीचे नहीं लिखा हुआ उसका नाम तो ये मान के चलेंगे कि उस असेट से जो अमाउंट यूटिलाइज हो रहा है वो जीरो। ये आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जीरो का मतलब से कोई पैसा वसूल नहीं हो रहा है, क्योंकि हम हमारी इच्छा से तो रियलाइज कर नहीं सकते, लेकिन लायबिलिटी का पेमेंट करना पड़ता है। अब लायबिलिटी कौन सी यहाँ पे, टू कैश अकाउंट। लायबिलिटी कौन है यहाँ पे, क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स क्या कर रहा है कि हम 5% कम ले लेंगे, तो 20,000 के क्रेडिटर से 5% मतलब 1,000 कम ले लेंगे, तो हमें क्या पे करना पड़ेगा 19,000। अब असेट्स को बेचने से हमें खर्चा कितना गया, टू कैश अकाउंट। तो हम क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने हो रहे 1200। तो ये हमारा रिलेशन अकाउंट क्लोज हो गया, सारे ट्रीटमेंट हो गए। अब हम रिलेशन अकाउंट को क्लोज करेंगे और क्लोज से जो भी डिफरेंस आ रहे हैं वो पार्टनर्स में क्या करेंगे, सेटल करेंगे प्रॉफिट या लॉस के रूप में। इसका जो टोटल आ रहा है वो कितना है हमारा 2,62,000। अब देखो रिलेशन अकाउंट को क्लोज करेंगे तो इसके डेबिट साइड का टोटल कितना है, क्रेडिट साइड ये आ रहा है 2,83,000। तो इसका भी कितना है 2,83,800। लेकिन जो डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, अगर जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का है 8,800। 8,800 का क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है और डेबिट साइड का कम है, वो आप लगा के देख लेना। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा 8,800। और जब 8,800 का आएगा तो किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पार्टनर्स में। प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है, वो कौन से रेशो में होगा 3:2 में। तो जैसे 8,800 लिखेंगे तो मल्टीप्लाई 3 के लिखेंगे 5, तो कितनी बार जाएगा 1 7 0 मल्टीप्लाई 0 18 के 8 7 1 तो 5,200 कितना जाएगा। यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल अकाउंट, एस की कैपिटल में जाएगा और 20 की कैपिटल में जाएगा। 5,200 अभी कितना था 5,280 और इसका कितना जाएगा 3,200 3,520। टोटल कितना कर देंगे अपन 8,800। ठीक है, इस तरह हम क्या बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। करना कुछ भी नहीं था, सिंपल सवाल था। बस सवाल में क्या करा था कि इस डेटर्स में हमने क्या बनाया था प्रोविजन। और मैंने आपको स्पेशली थ्योरी में भी समझाया कि अगर हम किसी असेट्स पे प्रोविजन बनाते हैं तो ऐसी स्थिति में असेट्स को हमेशा ग्रॉस वैल्यू पे रखेंगे। ग्रॉस वैल्यू का मतलब कि वैसे देखा जाए तो ये तो नेट वैल्यू होगी ना, कि हमारी बैलेंस शीट ये बता रही है कि ये 40,000 वसूल नहीं होंगे, वसूल कितने होंगे 38,200, क्योंकि 1,800 का डाउट लग रहा है। तो नेट वैल्यू ये, लेकिन अकाउंट तो भैया हमने डेटर्स का कितने से खोला था 40,000 से। तो 40,000 से खोला था, तो उस पर जो प्रोविजन बना रहे तो उसके इफेक्ट को कम करने के लिए कौन से साइड में ले जाएंगे बाय। बस इसका अकाउंट क्लोज करेंगे, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। ये हमारी ना तो कोई लायबिलिटी जिसका हम पेमेंट करेंगे, लायबिलिटी मींस मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो था प्रोविजन जो हमने खोला था उसको हमें खाली क्लोज करना है और इसका हम कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। ना तो ये इससे कोई पैसा रियलाइज होता है और नहीं इससे कोई पेमेंट करते, क्योंकि हमने इसके लिए खोला था, बाद में फिर हमने एक्चुअल में डेटर से जो 35,000 रियलाइज की वो हमने लिख दिया, कुछ करना नहीं। तो कैश का पेमेंट कर दिया, लाइफ ऑफ क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दिया, कोई एक्सपेंसेस का पेमेंट कर दिया, और जो प्रॉफिट आ रहा है उसको हम क्या करें ट्रांसफर करें ए और बी में। तो ए में इतना जा रहा है, बी में इतना, ये डिफरेंस है। तो एक बार आप चेक कर लेना टोटल लगा के, मैं तो बुक में से देखा, बाकी आप देख लेना कि भैया इसका डेबिट क्रेडिट साइड में कितना आ रहा है और डेबिट का कितना आ रहा है, अंतर ये आ रहा है कि बाकी जो भी प्रॉफिट या लॉस आ रहा है उसको हम कौन से रेशो में बांट रहे हैं 3:2 में। पहले वाले सवाल में किसमें बांटे थे इक्वली, क्योंकि वहां इक्वली रेशो दे रखा था। ठीक है, तो इस तरह हम क्या करें रिलेशन अकाउंट को कंप्लीट कर रहे हैं।